नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। देखिए, दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने सोमवार को इस्तीफा दिया। वो सियासत पहुंच गई राजस्थान तक। राजस्थान में उनके इस्तीफे के बाद सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार हमलावर हैं सरकार पर, केंद्र की, और साथ ही बीजेपी पर। अब उसमें आप चाहे हनुमान बेनीवाल को ले लीजिए, अशोक गहलोत के लीजिए, अन्य कई बड़े नेता हैं। राजकुमार राउत ने भी ट्वीट किया। लेकिन अब सचिन पायलट जब आज टोंक पहुंचे तो उन्होंने भी पलटवार किया। उन्होंने क्या कुछ कहा और उसके बाद मंत्री जोगाराम पटेल ने कैसे उस पर पलटवार किया, वो सुनिए, और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे कि आखिर राजस्थान की ये सियासत जो कि जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे के बाद उपजी है, आखिर उसका राजस्थान में क्या असर होगा, क्या इसका डैमेज कंट्रोल बीजेपी किस तरीके से करेगी, ये सब समझेंगे अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार सर से। लेकिन उससे पहले आप सुनिए दोनों बड़े नेताओं के बयान। उपराष्ट्रपति जी के इस्तीफे के बाद में गोविंद सिंह डोटासरा जी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है सरकार पर, भाजपा पर हमलावर है। वे कह रहे हैं कि दबाव बनाया गया कहीं न कहीं, इसीलिए जो है इस तरह की बात इस्तीफा। सबसे पहले तो मैं इस विषय पर ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया। इस पे मेरा कोई ज्यादा कमेंट नहीं है, पर इतना जरूर है, वही गोविंद सिंह जी डोटासरा है, वही अशोक गहलोत है जो ये कहते थे कि ये उपराष्ट्रपति महोदय बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और वही पलटू राम अब दूसरी बातें करने लगे। इसलिए इतना ही कहना मेरा ठीक है। नकारात्मक राजनीति के सिवाय, चाहे गोविंद जी हो, चाहे अशोक जी हो, या कांग्रेस का कोई जनप्रतिनिधि हो, उनके पास और कुछ भी नहीं, सिर्फ राष्ट्रपति के बाद और एक संवैधानिक पद है। भाजपा और केंद्र सरकार ने हमेशा संवैधानिक संस्थाओं का और संवैधानिक पदों का मान सम्मान किया नहीं है। जिस तरह से इतनी तेजी से ये घटनाक्रम हुआ, बिना वजह तो कुछ होता नहीं है। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ घटनाक्रम पर्दे के पीछे हुआ है। सरकार को खुलासा करना चाहिए ऐसे क्या विशेष परिस्थितियां थी जहां पर एक किसान पृष्ठभूमि के व्यक्ति को अचानक अपने पद से छोड़ना पड़ा। पहले वो गवर्नर थे, उनको राष्ट्रपति बनाया, और जब सदन में कार्रवाई होती थी तो हम लोग विरोध भी करते थे, कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के लोग, लेकिन वो एक किसी पार्टी के नहीं है, एक संवैधानिक पद पर है, और सभापति जो होता है राज्यसभा का वो उपराष्ट्रपति होता है। तो हम लोगों ने सीमाओं में रहकर उनका विरोध भी किया। लेकिन इस तरह जो अचानक इस्तीफा दिया गया, इससे इस बात की पुष्टि होती है कि बीजेपी और केंद्र सरकार, इनको कोई परवाह नहीं है ना संविधान की, संवैधानिक संस्थाओं के, संवैधानिक पदों की। तो आज नहीं तो कल इसका खुलासा जरूर होगा कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसका बड़ा भाजपा बड़ाई लेने की कोशिश करती थी कि हमने किसान वर्ग के व्यक्ति को पहली बार राष्ट्रपति बनाया है, आज वही किसान वर्ग पूछ रहा है कि आपने बनाकर जो बेइज्जत किया है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्योंकि मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूं कि मात्र स्वास्थ्य कारण से धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दिया होगा। जरूर कुछ ना कुछ दबाव होगा, कुछ ना कुछ। सर चलिए, तो अब सीधे चलते हैं अपने सर के पास। सर, देखा जिस तरह आपने दोनों नेताओं के बयान सुने, सचिन पायलट ने बाकायदा इसको जोड़ दिया किसान का पुत्र और एक जाट समुदाय से मामले को देखकर। तो अब जो राजस्थान में सियासत है, क्या बीजेपी को इसका नुकसान राजस्थान में होगा और इसको कैसे मैनेज करने का प्रयास किया जाएगा? देखिए, जगदीप धनखड़ के हटने के बाद निश्चित तौर पे कांग्रेस इसको पॉलिटिकली भुनाने का प्रयास तो करेगी, और एक जाति विशेष से जोड़ करके ये बताना चाहेगी कि कैसे भाजपा बार बार एक जाति विशेष को साइडलाइन करती है, उनको पद से अमर्यादित होकर के हटाती है, उनकी बेइज्जती करती है। और आप देखिए कि सचिन पायलट यही बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि बीजेपी भी विपक्ष में होती तो यही काम कर रही होती। अगर कोई कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट होते और बीजेपी कह रही होती कि किस तरीके से कांग्रेस ने इंसल्ट करके उनको हटाया, तो पॉलिटिक्स में ये बड़ा स्वाभाविक है। पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि दरअसल बीजेपी जिस तरह के फैसले लेती है उसको लेकर के लोग अक्सर अचंभित होते रहे। अब देखिए, वाइस प्रेसिडेंट क्यों हटे, उसको लेकर के बहुत तरह की बातें कही जा रही है कि उन्होंने रिजाइन क्यों किया। अगर आप आधिकारिक तौर पर देखें तो उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से रिजाइन किया,
लेकिन कहा यह जा रहा है कि दरअसल वाइस प्रेसिडेंट का कौन सा ऐसा रवैया था जिसको लेकर के मंत्री भी बड़ा असहज हो रहे थे। और ख़ास तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल एमईए के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ भी उनकी तनातनी थी और उनके 35 महीने के टेन्योर में महज 4 फॉरेन ट्रिप्स हुए थे और उनके ऑफिस से ये कहा जा रहा था कि ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रही हैं जो उनके प्रीडिसेसर्स के साथ पहले नहीं हुई हैं। मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट के पद पे लोग होते थे, वो जो प्रोटोकॉल एंजॉय करते थे, वो जिस तरीके की सुविधा एंजॉय करते थे, वो इस वाइस प्रेसिडेंट को नहीं मिल रहा है। इस तरह की बातें भी मीडिया के तरफ से आ रही। देखिए, वो हटे हैं, औपचारिक तौर पर स्वास्थ्य कहा जा रहा है, और हटे वो अपनी मर्जी से हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर यही बात है, पर अंदर खाने इसको पॉलिटिसाइज किया जाएगा और निश्चित तौर पर पॉलिटिक्स तो रहा ही होगा, क्योंकि आप देखिए उनका जयपुर ट्रिप भी फिक्स था, वो भी बात थी, पर उन्होंने दिन में मीटिंग भी ली है, फिर अचानक स्वास्थ्य की वजह बता करके और फिर वो राष्ट्रपति भवन पहुंच जाते हैं, और वो भी बिना किसी इन्फॉर्मेशन के पहुंच जाते हैं। 25 मिनट उनको इंतज़ार करना पड़ता है, फिर राष्ट्रपति जी से उनकी मुलाकात होती है और उसके बाद उनका रेजिग्नेशन होता है। तो कहानियाँ तो बहुत हैं, लेकिन सवाल उठता है कि ये गवर्नर भी रहे, इन्हें वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया, और अब इनके रेजिग्नेशन को जाटों के अपमान से जोड़ा जा रहा है। अब देखिए, चर्चा ये हो रही है कि राजस्थान में क्या होगा, उसके पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, फिलहाल राजस्थान में कोई चुनाव तो है नहीं, ये बड़ी बात है। अब राजस्थान के पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ सकता है, उसको लेकर के दो नेताओं की चर्चा भी चल रही है। ओम माथुर जो कि सिक्किम के गवर्नर हैं, उनकी बात चल रही है। घनश्याम तिवारी जो कि राज्यसभा सदस्य हैं और अभी वो प्राइम मिनिस्टर से मिले भी हैं पूरे परिवार के साथ, तो उनके नामों की भी चर्चा चल रही। पर मैं आपको बताना चाहूंगा अम्बेश की इन नामों से कहीं बड़ा नाम रामनाथ ठाकुर का है, ये मैं आपको बता दूं। रामनाथ ठाकुर एक बड़े नेता, जो कह लीजिए कि लीजेंड माने जाते हैं, और जिनको खास तौर पे बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, कई ऐसे हिंदी बेल्ट में अति पिछड़ों का मसीहा माना जाता है। वो कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र हैं, और कर्पूरी ठाकुर को पहले इसी सरकार ने भारत रत्न दिया। तो अब कर्पूरी ठाकुर के बेटे को क्या ये सरकार वाइस प्रेसिडेंट बना सकती है? क्योंकि कल जेपी नड्डा उनके पास गए, उनसे मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद ये चर्चा और जोर पकड़ने लगी है। देखिए, पहले नाम नीतीश कुमार का भी आ रहा था, लेकिन मैं कई जगह पर अपने ही चैनल पे, अलग अलग रीजनल चैनल्स पे जो अलग अलग राज्यों के हैं, उनमें मैं कई बार कह चुका हूं कि नीतीश कुमार की कोई संभावना नहीं। नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और बीजेपी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। चुनाव के बाद नीतीश हट सकते हैं, इसकी संभावना मैं मान सकता हूं, लेकिन चुनाव से पहले नीतीश हटेंगे, इसकी कोई संभावना नहीं। जहां तक सवाल है कि राजस्थान से क्या घनश्याम तिवारी आएंगे या ओम माथुर आएंगे, तो मुझे दोनों नाम की कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ती है। मैं अगर आपसे बात करूं तो इसलिए संभावना नहीं दिखाई पड़ती है क्योंकि आप ये देख लीजिए, एक तो ब्राह्मण है और दूसरे ओम माथुर कायस्थ है, अगर मैं सही हूं तो। और मुझे नहीं लगता है कि अपर कास्ट को ये पद दे करके, और खास तौर पर जाट जैसे जो बड़े समुदाय जिनका एक बड़ा वर्चस्व राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी है, तो उसकी भरपाई करने का प्रयास किया जाएगा तो बीजेपी एक बड़ी लाइन खींचेगी। और बीजेपी जब बड़ी लाइन खींचेगी तो उस खांचे में मुझे रामनाथ ठाकुर ही ज्यादा फिट नजर आते हैं, क्योंकि अति पिछड़े को अगर आप बिठाते हैं तो एक बड़ा मैसेज देंगे, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में चुनाव है। अति पिछड़े का मत प्रतिशत तकरीबन 36% है, तो आप समझिए अति पिछड़े को अपने साथ पूरे तरीके से जोड़ना चाहेगी बीजेपी। नीतीश कुमार की खुद की राजनीति अब हाशिए पर है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य उनके साथ नहीं है। बीजेपी सारा वोट बैंक अपने साथ जोड़ना चाहेगी, इसलिए रामनाथ ठाकुर को
वाइस प्रेसिडेंट बना करके वो क्रेडिट लेना चाहेगी। और फिर उसके बाद चुनाव कहाँ है, तो उसके बाद चुनाव उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में भी ये मैसेज देना चाहेगी कि देखिए अति पिछड़ों का के बारे में सोचते कौन है, तो प्रधानमंत्री मोदी सोचते हैं। इसलिए मुझे अगर संभावना सबसे ज्यादा दिखाई पड़ती है तो ओम माथुर, घनश्याम तिवारी से ज्यादा रामनाथ ठाकुर की दिखाई पड़ती है। मतलब वैसे नाम कई हैं, पर मुझे नहीं लगता कि राजस्थान के ये दो बड़े चेहरे, नेता बड़े हैं। इनका आप ये जान लीजिए कि इनका पॉलिटिकल क्लाउड भी बड़ा शानदार है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए अगर जाति के हिसाब से देखें, फिर पॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से देखें, तो मुझे ये दोनों नाम कहीं से भी आप कहें रामनाथ ठाकुर की तुलना में ज़्यादा मजबूत दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसलिए अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं फिर से कहूँगा कि अभी बीजेपी की नज़रों में बिहार है, उत्तर प्रदेश है, देखिए बंगाल भी है। ये भी सच है, कुछ असर तो वहां भी पड़ेगा जो बिहार से एडजॉइनिंग एरिया से। तो इसलिए बीजेपी इसी नाम के पक्ष में जाएगी। पर प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह, दे आर नोन फॉर सरप्राइजेस। वो बहुत सारा सरप्राइज क्रिएट करते हैं, सस्पेंस क्रिएट करते हैं, लोग वहां तक सोच नहीं पाते जो वो कर जाते हैं। राजस्थान से तो बिल्कुल आप देख लीजिए, राजस्थान गवाह है, उत्तर प्रदेश के सीएम गवाह थे जब यूपी के सीएम बनाए गए योगी आदित्यनाथ। तो आप देख लीजिए, ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन दोनों नाम की चर्चा जो राजस्थान के बड़े नेता हैं, मुझे उनकी संभावना कम दिखाई पड़ती है। जी बिल्कुल सर। और फिर जाट नाराज उनको जैसे मनाएंगी वो देखना होगा। लेकिन सर क्योंकि हमने आपने नरेश मीणा पे कई बार शो किए हैं, नरेश मीणा आप जनक्रांति यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, सचिन पायलट से उनकी खटास या कहें कि एक मनमुटाव, मतलब बातचीत नहीं हो रही वैसी कर रहे हैं। लेकिन आज जब सचिन पायलट से पूछा गया तो पहले आपको सुनवा देते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा सचिन पायलट ने उनकी यात्रा को लेकर, फिर जरा चर्चा करेंगे कि क्या ये पायलट का सॉफ्ट कॉर्नर है और क्या आने वाले समय में दोनों एक साथ दिख सकते हैं। पहले सर ये बयान सुनवाते हैं आपको। यात्रा दिखा रहे हैं, जनक्रांति यात्रा को हर व्यक्ति को ये छूट है अपनी बात रखने की, चाहता जो भी कोई काम करे जनता के हित में करे, संयम से करे। और ये तो बड़ा प्रदेश है, हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, लेकिन लोकतंत्र में बेहतर ये रहता है कि हम सब मिलकर अमन चैन की बात करें, लोगों के विकास की बात करें। और जो लोग नौजवानों के हित की बात करते हैं, पूरा अधिकार उनको है और करनी भी चाहिए। सर देखिए, उन्होंने एक लाइन यूज़ करी संयम के साथ, यानी कहीं ना कहीं वो जो थप्पड़ कांड है उसको उन्होंने डिनाई करते हुए बड़े कम शब्दों में नरेश मीणा को एक संदेश दे दिया। और क्या कभी हम इनको एक साथ मंच पे लगता है आपको कि ये कांग्रेस में नरेश मीणा आएंगे या फिर नहीं? देखिए, बिल्कुल संभावना है, इस संभावना से कौन इनकार कर सकता है। बीजेपी में आने की संभावना तो है नहीं। जी सर। संभावना है तो दो ही है ना, एक कांग्रेस है या एक निर्दलीय है। और एक संभावना बताया जा रहा था कि क्या हनुमान बेनीवाल के साथ ये अलायंस कर सकते हैं क्या, ये बात बताई जा रही थी। लेकिन बीजेपी की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। और बीजेपी की पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी ने ही इनको सलाखों के पीछे भेजा है। तो सवाल यह है कि सचिन पायलट आने वाले समय में राजस्थान के नेता तो हैं और कांग्रेस के नेता हैं, और नरेश मीणा का भी अपना जनाधार है। और मीणा समाज जो है वो हर तरीके से बड़ा कॉन्शियस कास्ट माना जाता है। पॉलिटिकली आप देखें तो भी, आप एजुकेशनली देखें, क्योंकि बहुत सारे मीणा आपको ऑफिसर्स भी मिल जाएंगे, चाहे आईएएस में हो चाहे स्टेट के सिविल सर्विसेज में हो, तो वहां भी आपको दिखाई पड़ेंगे। और जिस तरीके से मीणा यात्रा कर रहे हैं, मीणा चर्चित हुए हैं, मीणा जिस कॉज के लिए लड़ रहे हैं, तो उससे उनका नेम और फेम तो बढ़ा ही है। कहा जाता है कि नरेश मीणा सचिन पायलट के हमेशा करीबी रहे। यस सर। और सचिन पायलट का ये बयान बताता है कि नरेश मीणा के लिए उनके दिलो दिमाग में एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है। वो कह रहे हैं कि आप जहां भी जाइए ठीक से यात्रा करिए, लोगों के लिए बात करिए, लेकिन ठीक से, संयम से। तो संयम का मतलब है कि फिर से आप एसडीएम को थप्पड़ मत लगाइए, ऐसा कोई काम मत करिए जो कि उग्र हो,
क्योंकि लोकतंत्र में उग्रता के लिए कोई जगह नहीं होती है। मतलब एक डोर, एक विंडो तो खोले हुए हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब सवाल उठता है कि नरेश मीणा यात्रा करके अपने नाम को पूरे तरीके से भुनाना चाहते हैं, अपनी ताकत को कांग्रेस को बताना चाहते हैं, और वो कांग्रेस जो ये जान रही है कि नरेश मीणा सचिन पायलट के आदमी हैं, उनके करीबी हैं, क्या वो कांग्रेस इनको जगह देगी? क्योंकि आपको बेहतर पता होगा कि कांग्रेस के कुछ नेता जो कि अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं, उनकी भी मुलाकात नरेश मीणा से हुई है। दरअसल हुई है, ऐसा कहा जाता है। भरत सिंह कुंदन और बिल्कुल, भरत सिंह कुंदन समेत कई नेताओं की मुलाकात हुई है। अब सवाल है जो उपचुनाव होना है अंता वाला, और अंता, अब उपचुनाव में नरेश मीणा क्या कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे क्या? नरेश मीणा ये यात्रा करके एक तरीके से आप कह लीजिए अपनी ताकत को जता भी रहे हैं कांग्रेस के सामने, और कांग्रेस अगर इनको उम्मीदवार मानती है तो इनके ताकत के दम पे ही मानेगी। नरेश मीणा भी एक विंडो खोले हुए हैं सचिन पायलट के लिए भी, दूसरी तरफ अशोक गहलोत कैंप से भी वो बेहतर संबंध बनाने में लगे हुए हैं, और निश्चित तौर पर इस सब के ऊपर क्या है तो उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। तो जो प्रादेशिक राजनीतिक माहौल है और उसमें नरेश मीणा को कौन सी जगह चाहिए? नरेश मीणा पहले भी कांग्रेस में रह चुके हैं, 2 बार उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है क्योंकि दोनों बार उनको टिकट नहीं मिला है। इस बार अगर टिकट मिलता है तो नरेश मीणा चाहेंगे कांग्रेस के उम्मीदवार बने। वैसे उस इलाके से एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो पहले पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, हाँ, प्रमोद जैन भाया। अब प्रमोद जैन भाया को क्या अशोक गहलोत डिस्कार्ड करेंगे? क्या उनकी टीम डिस्कार्ड करेगी? क्या सचिन पायलट से भी इन्होंने अच्छा संबंध रखा हुआ है तो सचिन पायलट केंद्रीय नेतृत्व को समझा पाएंगे कि यहां पर नरेश मीणा को टिकट देना ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उपचुनाव में हमारी जीत होगी तो यह माना जाएगा कि राजस्थान में कांग्रेस के लिए हवा बह रही है, आने वाले समय में बेहतर पोटेंशियल है, कांग्रेस जीत सकती है, अभी से ही हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए। और जिस तरीके से भरत लाल शर्मा के खिलाफ जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, माफी चाहूंगा, भजन लाल शर्मा के खिलाफ जिस तरीके से अशोक गहलोत कहते रहे कि भजन लाल जी के को मुझे हटाने की जरूरत नहीं है, ये लंबे समय तक रहें, कांग्रेस खुद ही सत्ता में आ जाएगी। तो उस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए ये प्रयासरत तो कांग्रेस दिखेगी। इसलिए देखिए नरेश मीणा की तारीफ में सचिन पायलट बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके विरोध में भी नहीं बोल रहे हैं। नरेश मीणा भी कांग्रेस के दोनों कैंप से बेहतर संबंध बनाए हुए हैं, और पर्पस एक ही है कि नरेश मीणा अंता से क्या चाहते हैं? टिकट चाहते हैं, और वो भी चाहते हैं कांग्रेस से। अब ऐसा हो पाएगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि राजनीति में बहुत कुछ साफ साफ प्रेडिक्ट करना अक्सर सही नहीं होता, क्योंकि टिकट के दावेदार कई हैं, वहां उपचुनाव है। देखिए आने वाले समय में क्या होता है। बिल्कुल सर, तो चलिए इंतजार करते हैं नरेश मीणा, क्योंकि अपनी यात्रा रखे हुए नंगे पैर वो चल रहे हैं। सचिन पायलट का सॉफ्ट कॉर्नर उनके बयान से झलकता है। क्या कुछ होता है, सियासी ऊंट किस करवट बैठता है राजस्थान में, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो आप TV9 राजस्थान के साथ बने रहिए। जो नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।